अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यहिया जावेद। वनडे प्रोग्राम ऑन दी टेबल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान आज के दिन के अंदर पाकिस्तान में सियासत के अंदर बहुत सारी अहम तब्दीलियाँ और बहुत सारी अपडेट्स और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो तुरुप का पत्ता फेंका, एक तो कल उन्होंने बात की थ्रेट के हवाले से, दूसरी उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जनाब वज़ीर आला जो है उस्मान बुज़दार साहब को हटाकर जनाब परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला नामज़द कर दिया। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। और दूसरी तरफ जो है वो बाप पार्टी के कुछ अराकीन ने, जिसमें से 4 अराकीन जो हैं उन्होंने अपोज़िशन के साथ देने का वादा किया है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और खालिद मक्सी साहब से एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा। वो सवाल ये पूछा गया कि 4 साल पहले नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत किसके कहने पे आपने गिराई थी? तो उन्होंने नाम ले दिया, इदारे का नाम ले दिया। इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद ग़ज़नफ़र अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो आप भी सूरत-ए-हाल देख रहे होंगे पाकिस्तान के अंदर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने थ्रेट की बात की है, तो आप उसको कैसे देख रहे हैं थ्रेट को? असल में जो इमरान खान साहब मेरा ख्याल जिस चीज़ की तरफ रेफ़र कर रहे हैं, अगर मैं उसको सही तरह देख रहा हूँ तो एक यूनाइटेड नेशन का एक कमीशन है, एंडाउनमेंट कमीशन फॉर डेमोक्रेसी। उसने एक लेटर लिखा था, मैं यहाँ पे जो अमेरिकन एम्बेसडर को लेटर लिखा गया था, और उस लेटर के अंदर जो चीज़ें सामने ज़ाहिर थी उसमें ये था कि 2023 में जो पाकिस्तान में इलेक्शन होगा वो किस तरह उसको टैकल किया जाएगा। और उसके अंदर उन्होंने कुछ लोगों का रेफरेंस दिया था जिनसे उन्होंने मुलाकातें की, जिसमें शीरी मज़ारी थी, शायद खाकान अब्बासी थे, कोई बुलीदी बलूचिस्तान से थे, इस तरह करके लोग थे। और वो लेटर, उसके 3 मंदरजात थे उस लेटर के। एक लेटर, एक तो उसका ये था जिसका मैंने आपको जिक्र किया कि उन्होंने कहा था इलेक्शन 2023, और उसके साथ साथ उन्होंने फिर मीडिया के हिसाब से कि मीडिया को किस तरह मनूवर किया जाए और मिस इन्फॉर्मेशन जो अमेरिका के खिलाफ फैलाई जा रही है तो उसको कंट्रोल करना चाहिए, और डिस इन्फॉर्मेशन की कैंपेन चल रही है। और उसके हिसाब से उन्होंने ये मतलब उसकी एक हेडिंग थी जिसकी हेडिंग थी प्रेस फ्रीडम के नाम से वो हेडिंग थी। और उसमें उन्होंने कहा था, कहते वो गवर्नमेंट ने फंड प्रोवाइड किए प्राइवेट मीडिया को, जिसमें उन्होंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून का नाम लिया था, जियो न्यूज़ का नाम लिया था, नया दौर का नाम लिया था। और उन्होंने कहा था कि ये हमने उनको फंड दिए हैं ताकि वो फ्रीडम ऑफ प्रेस को बरकरार रख सकें। अब उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कि जियो ने क्या किरदार अदा किया, या ये जिनके नाम लिए गए हैं। फिर उसने कहा कि जी वो उसके बाद थी उसकी एक हेडिंग थी जिसका था डेमोक्रेसी प्रोसेस असेसमेंट थी। और उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इलेक्शन जो है वो उसमें करप्शन होती है, उसके अंदर पार्टिसिपेशन कम होती है औरतों की, माइनॉरिटीज़ की और यूथ की। तो वो उसमें क्योंकि यूथ इज़ लेस एजुकेटेड, और वो उसके हिसाब से उन्होंने सूडो डेमोक्रेसी का जिक्र किया। इसको पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को उन्होंने सूडो डेमोक्रेसी का नाम दिया। और सूडो डेमोक्रेसी के मुताबिक उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट भी ऐसे रेगुलेशन इस्तेमाल कर रही है जिससे वो एक्टिविटीज, सिविल सोसाइटी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। यानी फिर रिलीजियस परसिक्यूशन का उन्होंने हेडिंग इस्तेमाल की। हालांकि उनको एंडाउमेंट कमीशन जो है, एंडाउमेंट वो जो अपना नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी जो है, उनको उनकी नज़र इंडिया पे नहीं जाती कि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम का क्या हाल है, या इंडिया में किस तरह मजहबी जो तासुब है उसको फैलाया जा रहा है, और किस तरह मजहब के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, गाय के पेशाब के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को कत्लेआम किया जा रहा है। लेकिन उसके बजाय उनको पाकिस्तान जो है वो नजर आता है। उसमें उन्होंने कहा कि जी हमने प्राइवेट मीडिया को बड़े फंड प्रोवाइड किए हैं। फिर उसमें उन्होंने कहा कि जी हमने जो कुछ भी किया रिलीजियस फ्रीडम के नाम पे वो हम नेगेटिव देखते हैं उसको। हालांकि पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस फ्रीडम के नाम पे ऐसी कोई चीज़ है नहीं। लोगों को अपने अपने तौर पे तमाम के तमाम अपने जो उनके फेथ के मुताबिक जो उनके प्रैक्टिस उनको फॉलो करने की आज़ादी है। उसके बाद फिर उसी लेटर की जो एक और हेडिंग थी वो थी अपना मीडिया मैनिपुलेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन के नाम से। अब ये चीज़ें थी जिसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शंस को
और पाकिस्तान के जो 2023 के इलेक्शन को किसी तरह अमेरिकन पैसे के जरिए जो हैं वो मनूवर करें। ये लेटर एड्रेस किया गया था ऑनरेबल एंजेला, यूएस एम्बेसी इन पाकिस्तान इस्लामाबाद में है, ऑनरेबल CDA एंजेला एगिलर, उनको ये लेटर एड्रेस था। और ये जैसे मैंने बोला नेशनल एंडोमेंट कमेटी, यानी वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को लेटर लिख रहे हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर लोगों से मिलें, पॉलिटिशियन से मिलें, उनको पैसे दें, प्रेस को पैसे दें, मीडिया को पैसे दें, मीडिया हाउसेस को पैसे दें, अपनी मर्जी की खबरें चलाएं, अपनी मर्जी के इश्तहार चलवाएं, अपनी मर्जी का नैरेटिव जो वो लेके चलें। तो ये एक लेटर था जो बड़ा डेंजरस लेटर था और जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर में मुदाखलत करने से ताल्लुक रखता था। मुदाखलत तो वो पहले भी करते रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब भुट्टो साहब की हुकूमत थी, आपको याद होगा अगर आप तारीख में जाएं तो भुट्टो साहब ने लाहौर में सरबराही कॉन्फ्रेंस की थी तमाम इस्लामी ममालिक की। तो उसी दिन अमेरिका को और वेस्ट को तकलीफ हो गई थी और ये पता चल गया था कि उन्होंने भुट्टो साहब की हुकूमत को किसी भी तरह चलने नहीं देना है। फिर आप न्यूक्लियर जो है उसका न्यूक्लियर बॉम्ब का मसला आ गया। तो जिस तरह पाकिस्तान ने न्यूक्लियर अपना कैपेबिलिटी डेवलप की, उसके ऊपर आपको याद है हेनरी किसिंगर ने किस तरह थ्रेट किया था जुल्फिकार अली भुट्टो को, और उन्होंने कहा था कि वी विल ड्रैग यू ऑन टू द रोड्स। तो ये चीजें हैं जो पाकिस्तान के अंदर रही हैं, और क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहायत वीक गवर्नमेंट थी, सिर्फ एक भुट्टो साहब थे जो खड़े हुए थे इस चीज के खिलाफ, और उन्होंने हेनरी किसिंगर को जवाब दे दिया था कि आप जो मर्जी करें बट वी विल डेवलप एन एटॉमिक बॉम्ब। तो अभी जब इमरान खान की हुकूमत के ज़माने में ये चीज़ें दोबारा होनी शुरू हुई हैं तो ये उनको पसंद नहीं आई। जब पसंद नहीं आई तो आप फिर बताइए वो क्या करते। तो ये चीज़ें थी जो अगर वो इस लेटर के अंदर ये तमाम चीज़ों का जिक्र है जो पाकिस्तान के हिसाब से बड़ी डेंजरस है, और उनका मतलब है कि वो पाकिस्तान के जो दाखिली मामला हैं उनके अंदर डायरेक्ट इंटरफेरेंस करना चाहते हैं, और उसके अंदर उनको ये पसंद नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी हुकूमत हो जो उनको चैलेंज करे या उनके अथॉरिटी को चैलेंज करे। तो इसके हिसाब से इमरान खान ने ये चीज। जी जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा ये कितना अहम है, आप गालबन वजीर आजम इमरान खान साहब ने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तरफ इशारा किया और उन्होंने कहा कि हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे बल्कि बराबरी की सतह के ऊपर। वो आपको पता है उनका ये मौकफ काफी अर्से से यही है कि हम जब हुकूमत में आएंगे तो हम बराबरी की सतह के ऊपर ताल्लुकात इस्तेवार करेंगे। फिर हमने रशिया का दौरा देखा, ये कितना अहम था इस तमाम सूरत हाल के अंदर? रशिया का दौरा बहुत अहम था, और रशिया के दौरे को हमने पहले भी इसके ऊपर बात की है कि अगर सोवियत यूनियन ने आपको इनवाइट किया है, पुतिन ने आपको इनवाइट किया है, तो पाकिस्तान में तो पहले भी इस पर बहस चल रही थी कि जब लियाकत अली खान साहब तशरीफ लाए गए थे अमेरिका 1947 में हमारी आज़ादी के बाद, तो पहला दौरा उन्होंने अमेरिका का किया था। तो बहुत सारे लोग कहते थे उसे तो अमेरिका नहीं जाना चाहिए था और रूस जाना चाहिए था, कि रूस ने भी आपको इनविटेशन तो भेजा था लेकिन उसमें कुछ डेट क्लैश कर रही थी। और आपने देखा फिर पाकिस्तान ने जब रूस से ताल्लुकात ठीक नहीं रखे, हालांकि इस खत्ते में होना तो ये चाहिए था कि अगर आपके अमेरिका के ताल्लुकात है तो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से आपके रूस से भी ताल्लुकात होने चाहिए थे। बायलैटरलिज्म के ऊपर ज़रूरी तो नहीं होता कि आप एक मुल्क से ताल्लुकात रखें तो दूसरे मुल्क से ताल्लुकात नहीं रखते। एक इंसान के कितने दोस्त होते हैं, वो दोस्त होते हैं, उनकी वैल्यूज़ मुख्तलिफ होती हैं। आप अपने घर में रहते हैं, आपके हमसाए और हमसाए के साथ जितने इर्द गिर्द के लोग होते हैं आप सबसे ताल्लुकात रखते हैं। उन ताल्लुकात की नेचर या उनकी इंटीमेसी में फ़र्क होता है, लेकिन ये नहीं होता कि आप किसी को बिल्कुल ही ज़ीरो कर दें। तो अब रशिया ने अगर इन्वाइट किया तो आप मुझे बताते आप कैसे कहते कि हम रशियन की, क्या हम अमरीका डिक्टेशन पे चलते? अमरीका में कहता कि जी आप रशियन, हम कहेंगे तो आप जाओगे क्यों भाई? ठीक है हम आपके दोस्त रहे हैं, आपने हमने सबसे ज़्यादा सेंक्शन किया है, आपने सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को पहुँचाया है, आपने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बात की है, इंडिया ने न्यूक्लियर धमाका किया, आपने उस पर पाबंदियाँ नहीं लगाई, पाकिस्तान ने किया, आपने उठा के सारी सेंक्शन लगा दी। तो इस बावजूद इसके कि हमने दहशतगर्दी की एक जंग लड़ी जिसमें अमेरिका के साथ उनके साथ जंग लड़ते हुए हमने कुछ 70,000 अपने सिविलियंस जो है वो शहादतें की, और उसके साथ कितने सारे आपके फौजी थे, और अभी तक हम उसका जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। आप देख रहे हैं रोजाना दहशतगर्द वो जो CIA मदद करती है, ये जो बलोच नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और बलोच नेशनल आर्मी है उनका जो एक कॉमन जो प्लेटफॉर्म बना है आपको पता ही है, उसको जो फंडिंग है, और अभी जो तुर्बत में और पंजगोर में हमला हुआ था उसमें अमेरिकन
वेपन इस्तेमाल हुए हैं, नाइट विजन गॉगल इस्तेमाल हुई हैं, बहुत लेजर गन इस्तेमाल हुई हैं, ऐसी चीजें से जो अमेरिकन फौजी इस्तेमाल करते हैं सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर करते थे, वो उनको किसने प्रोवाइड की? CIA ने प्रोवाइड की थी ना। तहरीक तालिबान जब बनी थी, उनको जितना असला, जितना हमवीज और जितनी गाड़ियां और जितनी पिडारो और जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, वो किसने प्रोवाइड किया था? उनको फंड किसने? वो CIA का ब्रेन चाइल्ड था ना, वो देती थी उनको, रॉ देती थी उनको। तो अब ये जो चीजें हैं, इसके बावजूद अगर अमेरिका ये चाहे कि हम 24 घंटे हाथ बांध के खड़े रहें, तो ऐसा मुल्कों में नहीं होता। रशिया जाना बहुत लेकिन जरूरी सर था। ये रशिया, या रशिया यूक्रेन की जंग, वो जी रशिया का मामला है, उसमें पाकिस्तान का कोई बिल्कुल मुदाखलत नहीं, बल्कि पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है यूक्रेन की जंग का, कि यूक्रेन से आप गंदम लेते थे, वो गंदम नहीं आएगी तो गंदम महंगी होगी। तो बात ये चीजें, हमने तो तमाम जो गंदम, जहाँ पे आपकी गंदम उगती थी, वहां तो हमने हाउसिंग सोसाइटियां बुला ली। तो अब आप जो गंदम में खुद कफील थे, अब आपकी शॉर्टेज हो गई है, बाहर से आपको गंदम मंगानी पड़ती है। ये एक भी गवर्नमेंट की एक बिल्कुल एरेटिक पॉलिसी है। मतलब कोई सोचता ही नहीं इस पाकिस्तान में बैठ के, भाई जो एग्रीकल्चर लैंड है उनके लिए कोई आप रेगुलेशन ऐसा जारी करें कि वहां पे हाउसिंग सोसाइटीज नहीं बनेगी, ताकि जहां आपकी गंदम पैदा होती है वो आप उसमें भी लोगों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाए। आगे आपकी माशियत ठीक नहीं है। तो ये चीजें जो है वो पाकिस्तान के लिए करना जरूरी थी। आपने रूस का दौरा किया, और वो जरूरी नहीं था कि अमेरिका उस पर राजी हो या ना हो। अमेरिकन ने भी जब बयान दिया था उनके वहां पे, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि जी हमने बहुत माइंड किया। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम उस पर नजर रखी हुई है। नजर क्या ये थी ना, कि पाकिस्तान को फिजिकल सपोर्ट ना प्रोवाइड करे रशिया को फॉर फाइटिंग अगेंस्ट यूक्रेन। तो ये बड़ा अच्छा फैसला था। सर, अब दाखिली सियासत की अगर हम बात करें तो कितना अहम देखते हैं चौधरी परवेज इलाही साहब को नामजद करना? सबको एक्सपेक्टेड तो था ही, लेकिन ये है कि वजीर आजम इमरान खान साहब का क्या यही वो ट्रम्प कार्ड था जिसकी बात हो रही थी कि वजीर आजम इमरान खान साहब किसी भी टाइम जो है वो फैसला कर सकते हैं? नहीं, मेरा ख्याल ये ट्रम्प कार्ड तो अभी तक आप इसलिए नहीं कह सकते कि इसके जाने के बावजूद भी जो नंबर्स गेम है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, बल्कि एक और उसके अंदर चीज आ गई। तारिक बशीर चीमा का नाम आ रहा है कि उन्होंने काफ लीग से अलहदगी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, मैं इमरान खान के खिलाफ वोट डालूंगा, शायद क्योंकि उनकी पुरानी वाबस्ती पीपल्स पार्टी से है, और पीपल्स पार्टी से वो मुस्लिम लीग काफ में आएंगे तो आए थे, और मिनिस्ट्री भी एंजॉय की। तो ऐसे लोगों के लिए तो शिफ्ट करना कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना, मतलब उनके अखलाकियात तो कोई होती नहीं है, ना उनके कोई असूल होते हैं। वो जिस वक्त चाहते हैं जिस पार्टी में जाके बैठ जाएं। तो अभी उनको भी कोई ऑफर होगी, तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो इमरान खान के खिलाफ वोट दूंगा। और बाकी जो आपने पता है, जो मैरियट होटल में पांचवें फ्लोर पे जो लोग ठहरे होते हैं, जिनका 40 लाख का रोजाना खर्चा जो है वो एक कोई पीपल्स पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव था वहां पे वो पे कर रहा था, 5th फ्लोर पूरा लिया हुआ था उन्होंने, और उन बागियों को रखा हुआ था। तो वो भी अभी वहां पे मौजूद है। हाँ, ये है पंजाब में अगर चौधरी परवेज इलाही साहब ज्यादातर आ गए हैं, तो जो कि जहांगीर तरीन वगैरह की ये कंडीशन थी कि हम आपसे कॉपरेट करेंगे लेस बुजदार, तो वो तो उनकी डिमांड जो है वो पूरी हो गई है। तो अब वो अरकान वापस आए, तो कल परसों तक देखते हैं कि क्या जो चीज़ें हैं वो किस तरह डेवलप होती है। शाहजैन मुफ्ती ने कहा कि हम अब उनका तो उन लोगों में तो आपको पता ही है कि वो अपना ये वो लोग होते हैं जो बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। तो अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि कितने क्या चीज़ होती है। ये रोज़ाना सिचुएशन चेंज होगी, ये अगले 72 घंटे हैं जिनके अंदर तमाम चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी। फिलहाल ये है कि वो जो 4-5 वो और जो MQM की सीटें थी, या जो परवेज इलाही साहब कहते थे, अब वो उनको इंश्योर कराना चाहिए कि वो कहते थे कि हम इत्तेहादी जो है वो एक जगह पे एक साथ वोट डालेंगे। तो अब चूंकि उनकी ऑफर, उनकी ख्वाहिश जो है वो पाए तकमील तक पहुंच गई है, तो उनको ये इंश्योर कराना चाहिए कि जो इत्तेहादी जितने हैं वो उनके साथ चल के, बल्कि उनको ये भी इंश्योर करना चाहिए कि तारिक बशीर चीमा जो डील करते, जो हैंडलिंग करते रहे हैं, जो मीटिंग करते रहे हैं, जितना सा मिनिस्ट्री इंजॉय की है, वो भी उनके साथ चल के इमरान खान की फेवर में वोट डालें। अच्छा सर, अगर हम थोड़ा सा आगे जाकर इसके ऊपर बात करेंगे कितना अहम है, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान ने, और फिर वो अभी आपको पता है कि वो न्यूट्रल के हवाले से बातें चल रही थी, तो बाप पार्टी उस तरफ चलेगी, फिर उन्होंने नाम भी ले दिया। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त के अंदर वो टोटली अपने आप को जो है वो अलहदा करके बैठे हुए हैं, या कहीं ना कुछ मामला किसी न किसी लेवल के ऊपर चल रहा है? तो ये वसूली की औकाफ का वापस आना, MQM से मुज़ाकरात का करना, और आई एम श्योर जो लोग छोड़ के गए हैं उनमें से कुछ लोगों ने मुलाकात भी की है इमरान खान साहब से। गालिबन एक लेडी है, मुनर्रिफ फरहाद उन्होंने मंजू है। ये अच्छा, तो वो यही चीजें हैं जो आप पॉलिटिकली अब लेके चल सकते हो। वहां जाके किसी ने डंडा तो पुलिस ने मारना नहीं है कि जी आधे लोग इधर हो जाओ तो आधे लोग इधर हो जाओ। तो यही चीज है जिसके तरीके से इमरान खान साहब जो है। बाकी आपने देखा कि कोई
किसी किस्म की और मुदाखलत जो आउटसाइड दी पॉलिटिक्स आप जिसको फोरसी करते थे पहले, या सियासतदानों के यहाँ अरेना से बाहर जो टेलीफोन कॉल के, चले हम जिक्र कर लेते हैं, नाम नहीं लेते, टेलीफोन कॉल के हवाले से बात होती थी। टेलीफोन कॉल्स, अब या तो वो चीज़ है जो टेंजेबल सामने आए, ये कह देना कि टेलीफोन कॉल आई थी या बात कर देना, या तो उसका प्रिंट आउट लें या उस सेल फोन का प्रिंट आउट दें, तो मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता। कॉल ये रिकॉर्ड्स तो निकलवाएं, कॉल रिकॉर्ड्स क्या, निकलवाई जाएं, और इतने मिनट रिकॉर्ड बात हुई। निकलवाएं तो फिर ठीक है। अब ये मुझे कह नहीं सकता कि कौन सी कॉल आई या किस तरह की कॉल आई, लेकिन आप ये देख लीजिए पीएमएल काफ ने कितने दिन लिए उनकी, तो यानी यहाँ पे ना देखिए उनकी बेसिक डिमांड चौधरी परवेज इलाही साहब की क्या थी कि जी आप मुझे वजीर आला बनाए। उन्होंने पीपल्स पार्टी से भी ये किया था, नून लीग से भी ये किया था, तो अब वो पूरी हो गई। जब वो पूरी हो गई तो फिर सर टेलीफोन कॉल किधर चली बिल्कुल गई। ऐसे ही है। अच्छा ये बताइएगा, सुनने में ये भी आ रही है खबर कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी वजीर आला पंजाब जो अब बने हैं, परवेज इलाही साहब को नामजद किया है, उनको वोट देगी। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा कि वफाक के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो और तरफ जा रही है, और सूबे के अंदर पंजाब के अंदर वो और तरफ जा रही है। बात यह कि पॉलिटिकल जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है तो यहाँ तक पीपल्स पार्टी बिल्कुल ना होने के बराबर है, डोरमेंट है। मतलब है वो जो भी कोशिश मर्जी कर लें, लेकिन उनके पास ऐसा कैंडिडेट्स भी नहीं है और ना इनका पंजाब में इतना वोट बैंक है कि वो उसको कैश करा सके। वो एक कोशिश कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी तमाम की तमाम कोशिश जो है वो इस चीज़ पे मरकूज है कि उनको सिंध की हुकूमत मिलती रहे, ताकि वो करप्शन वहाँ करते रहे, पैसे बनाते रहें, अपना याशियाँ करते रहें। तो उनकी सिर्फ वहाँ तक मरकूज है। वो सिंध में जो हाल किया उन्होंने, आपको पता ही है, कल फहमीदा मिर्जा साहबा जो कुछ कह रही थी, और बाकी लोग जो सिंध में जाते हैं और जो सिंध की हालत देखते हैं, रोना आता है। जहाँ गंदम जो है उसमें वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती हो, जहाँ औरतें, एक डेस्क जो है वो 38,000 रुपए का आता हो, उस मुल्क उस पार्टी से आप क्या तवक्को कर सकते हैं। वो अपने मुल्क के सूबे के लोगों को तो दे नहीं सकी, वो पारा चुनाव में जाके कह रहा होता है बिलावल के, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा। तो एक हंस मजा का खेज बात है, हंसने की बात बिल्कुल है। ऐसे ही है। काश मुल्क के लोग जो खड़े होते हैं वो भी ये रियलाइज करें कि वो किस की बात सुन रहे हैं, क्या झूठ बोला जा रहा है, आउटराइटली झूठ बोला जा रहा है। अब यहाँ पे जो अपने जिन लोगों को आपने जाके रखा, जिनके ऊपर 48 लाख 48,000, मैं कल एक उनकी पीपल्स पार्टी की लेडी है, मैंने कोई प्रोग्राम में सुना, मुझे अफसोस हो रहा था कि ये अच्छे खासे खानदान से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन ये क्या इनका ये है कि जी आपने प्रोटेक्शन में ले लिया। आप यानी झूठ बोलने की कोई लिमिट नहीं है, धोखा देने की कोई लिमिट नहीं है, हिपोक्रेसी की कोई लिमिट नहीं है। और ये हिपोक्रेसी लिमिट जो नहीं। है ये सियासत का नाम बना लिया पाकिस्तान में, हालांकि सियासत का नाम नहीं है। दुनिया में आप जो गलत काम होती है उसको हुकूमती पार्टी के लोग भी गलत कहते हैं, जो सही बात होती है उसको अपोजिशन नहीं। लेकिन यहाँ तो आसिफ जरदारी की खिदमत करना, उसकी उससे खुशामद करना, उसके आगे पीछे चलना, उसके सामने लंबे लेट, ये सियासत है। और यही नवाज शरीफ का के आगे लोगों का हाल है। तो ये जब ये सियासत का ये म्यार होगा तो इसमें आप किसी स्टैंडर्ड्स की तवक्को ना रखें, किसी बिल्कुल ऐसे ही आला है। क्वालिटी। यही है जो कचरा मचरा आपको नजर आता है, इसी के जरिए काम चल रहा है, इसी के जरिए लोग भी पीछे लगे रहेंगे मामला इनके, इसी तरह काम चलता भी रहेगा। बिल्कुल ऐसी है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 तारीख बरोज पीर गालबन जो है वो ये वोटिंग का शायद अमल हो। तो उम्मीद यही करते हैं जो कुछ भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।